डेट आज 11 अप्रैल 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है रामकृष्ण मूवमेंट। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जीएस पेपर 1 हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर दोनों में ये इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो रामकृष्ण मठ है या श्री रामकृष्ण मठ, इसकी 125वीं एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन किया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। कहाँ पे बना हुआ है ये श्री रामकृष्ण मठ? ये तमिलनाडु में चेन्नई में विवेकानंद जो हाउस है वहाँ पे बना हुआ है ये मठ। किसने शुरू किया था ये रामकृष्ण मठ? ये शुरू किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। किस लिए किया था? इसका मकसद क्या था, टारगेट क्या था? इसका टारगेट था कि यूनिवर्सल मैसेज स्प्रेड करना है वेदांत का। वेदांत क्या है? देखो, वेदांत एक फिलॉसफी है, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, विचारधारा। आपने कल्चर में पढ़े होंगे, इंडियन कल्चर में सिक्स स्कूल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स इंडियन फिलॉसफी, या आप बोल सकते हो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। उनमें से एक वेदांत भी है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब आस्तिक भी बोल सकते हो, आस्तिक या कट्टरवादी बोल सकते हो। जो इंडियन फिलॉसफी है, भारतीय विचारधारा है, उसमें 6 स्कूल पढ़ाए जाते हैं जो ऑर्थोडॉक्स हैं, जिनमें से एक वेदांता है। बाकी के कौन कौन से हैं? और वेदांता का पूरा डिटेल में हम लास्ट में समझेंगे, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो रामकृष्ण मठ और मूवमेंट, इसके बारे में। देखो, जो स्वामी विवेकानंद जी ने ये रामकृष्ण मठ बनाया था, यह रामकृष्ण मूवमेंट चलाया था, यह रामकृष्ण मिशन बोल सकते हो आप, ये इसलिए चलाया था जो इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी के, उनके गुरु का नाम है श्री रामकृष्ण परमहंस। इनकी जो विचारधारा थी ना, इनकी जो टीचिंग थी, इन्होंने जो पढ़ाया था, इनका जो ज्ञान था, इनके ज्ञान को समाज में फैलाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने ये बनाए रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मूवमेंट या रामकृष्ण मिशन। ये स्वामी विवेकानंद जी के टीचर हुआ करते थे, इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। तो मेन मोटो क्या था इस इनिशिएटिव का, जो रामकृष्ण मठ है या रामकृष्ण मिशन है? देखो, पूरा डिटेल में आपको इसके बारे में जानना है, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में या रामकृष्ण मठ या मिशन के बारे में, तो स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, आप देख सकते हो, आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। पूरा डिटेल में जितना एग्जाम के लिए उससे मोर देन सफिशिएंट बनाया हुआ है। हम यहाँ पे जो रिसेंटली न्यूज में है रामकृष्ण मठ, उसके बारे में पढ़ेंगे और वेदांता फिलॉसफी के बारे में। बाकी 6 फिलॉसफी को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रीफ में। तो मेन मोटो क्या था इस रामकृष्ण मठ का? मेन मोटो यानी कि लक्ष्य ये था कि जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की परेशानियों को ख़त्म करना, कम करना, एलिविएट का मतलब कम करना, रिड्यूस करना, और जो डाउन ट्रोडन है यानी कि जो वंचित तबके के जो लोग हैं, उनको लिबरेशन प्राप्त कराना, यानी कि मुक्ति प्राप्त कराना, यानी कि पूरे वर्ल्ड में गुड फैलाया जा सके, पूरे वर्ल्ड में एक तरह से इक्वलिटी लाई जा सके, समानता लाई जा सके, ये इसका मकसद था। तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इसी लक्ष्य को लेके इन्होंने रामकृष्ण मठ बनाया था और रामकृष्ण मिशन चलाया था। जो रामकृष्ण मिशन है वो मई 1897 में एस्टेब्लिश किया था। ये आपको ईयर याद होना चाहिए, ईयर पूछ लिया जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। 1897 में एस्टेब्लिशमेंट किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? वो याद रखना है, रामकृष्ण परमहंस जी। तो ये प्योरली जो रामकृष्ण मिशन था, प्योरली स्पिरिचुअल और ह्यूमैनिटेरियन एक मूवमेंट था, मतलब मानवता के बेस पे ये एक तरह से आंदोलन था, मूवमेंट था, कैंपेन था, अभियान था। और देखो, ऐसा नहीं है ये अभी इसका ख़त्म हो गया रामकृष्ण मिशन, अभी भी चल रहा है, ये अभी भी चल रहा है ये रामकृष्ण मिशन। इसके स्वामी विवेकानंद जी के बहुत जगह लाइब्रेरी बनी होती हैं, इनके एक तरह से मठ बना दिए जाते हैं, बिल्डिंग बनाई दी जाती है, जहाँ पे रामकृष्ण मिशन का जो लक्ष्य था, इनकी जो आइडियोलॉजी थी, विचारधारा, वो आज तक स्प्रेड की जाती है, फैलाई जाती है समाज में, इक्वलिटी की, ह्यूमैनिटेरियन की। अब पढ़ते हैं वेदांत, जिसका मैसेज स्प्रेड किया था इस रामकृष्ण मठ के जरिए। वेदांत एक फिलॉसफी है, यानी कि विचारधारा है। वेदांत से पहले हम देखो 6 जो फिलॉसफी है ना, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। जो 6
ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं, ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स, स्कूल्स का मतलब फिलॉसफी समझ लो, एक तरह से विचारधारा ब्रांच है इंडियन फिलॉसफी की। भारतीय जो विचारधारा उसमें 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं, कट्टरवादी या आस्तिक बोल सकते हो, आस्तिक विचारधारा, जिनमें से एक वेदांता है, या वेदांत या वेदांता बोल सकते हो आप। तो कौन कौन से 6 उन्हें पढ़ते हैं पहले। एक है पहला संख्या, ये सामख्या भी बोलते हैं कुछ लोग इसे, या संख्या बोल सकते हो आप, SAMKHYA, संख्या। ये फिलॉसफी की स्थापना किसने की थी, ये है कपिल मुनि, ये ऋषि कपिल मुनि थे, इन्होंने, ऋषि कपिल मुनि, कपिल मुनि, इन्होंने इसकी स्थापना की, एस्टेब्लिशमेंट की। दूसरा ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स है या फिलॉसफी है योग, बहुत से लोग इसे योगा बोलते हैं, जैसे हिंदी में योग लिखा जाता है। ये फाउंड किया था पतंजलि ने, पतंजलि आदमी के नाम है भाई साहब, ये पतंजलि कपिल, और ये फिलॉसफी विचारधारा के नाम है योग संख्या। तीसरी फिलॉसफी क्या थी, एक अलग से पेज ले लेते हैं हम। तीसरी फिलॉसफी थी न्याय। न्याय को किसने फाउंड किया था, इसकी स्थापना की थी गौतम मुनि ने, गौतम मुनि। ये आपको याद होने चाहिए, पूछ ले जाते हैं कि इनकी स्थापना किसने की, न्याय की किसने, योग की किसने, सामख्या की किसने, या संख्या की किसने। चौथी थी वेशस्क, वेशस्क या वेशेसिका, तो वेशेसिका या वेशेसिक, ये फिलॉसफी की स्थापना की थी कनद, KANADA, कनद ने। पांचवी है पूर्व मीमांसा या पूर्व मीमांस, पूर्व मीमांस, ये फाउंड किया था जैमिनी जी ने, जैमिनी, ये इनके गुरु के नाम है, फिलॉसफी जिन्होंने बनाई थी। और 6 है वेदांत। वेदांत को देखो उत्तर मीमांस भी बोलते हैं, एक पूर्व मीमांस, और वेदांता को बोल सकते हैं उत्तर मीमांस, उत्तर मीमांस, उत्तर मीमांस। तो ये किसने फाउंड की थी, व्यास जी ने, ये व्यास ने फाउंड की थी वेदांत। इसी फिलॉसफी को रामकृष्ण मिशन में स्प्रेड किया जाता है, फैलाया जाता है। जो वेदांत है ना, देखो समय पे आने वाले अगले कुछ सालों में क्या हुआ कि वेदांतता कुछ सब सेक्ट में बट गई, मतलब इसके अंदर ही कुछ फिलॉसफी और विचारधारा बट गई। जैसे वेदांतता में डेवलप हुआ एक अद्वैत, अद्वैत ADVAITA, अद्वैत वेदांता। अद्वैत वेदांता किसने फाउंड किया था, ये क्या था, आदि शंकर ने, आदि शंकर गुरु का नाम है आदि शंकर, जिन्होंने किया था अद्वैत वेदांत। एक है विशिष्ट द्वैत, विशिष्ट द्वैत वेदांता, ये किसने किया था, ये रामानुज, ये रामानुज ने फाउंड किया था, रामानुज। एक इसमें डेवलप हुआ वेदांत में द्वैत, एक हुआ था अद्वैत, और ये द्वैत वेदांता। द्वैत वेदांता क्या था, माधवाचार्य जी ने, माधवाचार्य, ये आप लिख लो, आपको पता होना चाहिए, माधवाचार्य ने द्वैत किया था। एक है द्वैत अद्वैत, द्वैत अद्वैत वेदांत, द्वैत अद्वैत वेदांत, ये किसने फाउंड किया था, ये फाउंड किया था निम्बार्क, निम्बार्क ने इसकी स्थापना की थी, बनाया था, ये फिलॉसफी दी थी निम्बार्का ने द्वैत अद्वैत की। एक है शुद्ध द्वैत, शुद्ध अद्वैत या शुद्ध द्वैत वेदांत, शुद्ध द्वैत, ये किसने किया था, वल्लभाचार्य जी ने, वल्लभाचार्य जी ने। एक फिलॉसफी आपकी अचिंत्य भेद अभेद, अचिंत्य, ये सब वेदांता के पार्ट है, वेदांता की जो फिलॉसफी है उसके अंदर हैं सारे के सारे। अचिंत्य भेद अभेद, अचिंत्य भेद अभेद, ये किसने किया था, ये चैतन्य महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु। तो ये जो फिलॉसफी डेवलप हो गई वेदांत के अंदर ही। तो वेदांत क्या है, देखो वेदांता है कि वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एंशिएंट स्पिरिचुअल फिलॉसफी, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी एक प्राचीन समय की एक विचारधारा है ये, जिसमें
जो फिलॉसफी है किस पे बेस्ड है, किस पे आधार है, वेदांत की जो विचारधारा है किस पे बेस्ड है, ये वेदों पे है। जो इंडिया में वेद हैं, 4 वेद, 4 वेदों पे ये बेस्ड है, आधारित है वेदांत की फिलॉसफी। तो वेदांत क्या बोलता है? वेदांत बोलता है वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस, कि जो भी एग्जिस्ट करता है वो सब एक है, और डिविनिटी ऑफ द सोल, जो हमारी आत्मा है वही परमात्मा है। डिविनिटी का मतलब परमात्मा, देवता, तो ये जो सोल है वही परमात्मा है। और हार्मनी ऑफ ऑल रिलीजन, सभी धर्मों में मधुर संबंध हो, सभी धर्मों मिलजुल के रहें, ये वेदांत की जो फिलॉसफी है बोलती है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोलॉजिकल स्टेटस एंड आउटलुक सिस्टम, या शॉर्टकट में हाइड्रोसॉस बोल सकते हो। प्रीलिम्स के भी लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए भी ये एग्जांपल यूज किया जा सकता है कि हाइड्रोसिस क्या है और किस लिए यूज किया जाता है। अगर कोई वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और वाटर से रिलेटेड हर साल मेंस में एक क्वेश्चन जरूर आता है, 2 भी आते हैं, 3 भी आते हैं। तो ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए है, यूनाइटेड नेशन की वाटर कॉन्फ्रेंस हुई थी 2023 की। वाटर कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग हुई थी, वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए, बचाने के लिए क्या स्टेप लिए जाएं, इसके लिए कॉन्फ्रेंस होती है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है WMO, इसने यहाँ पे पेश किया अपना ये डॉक्यूमेंट, हाइड्रोलॉजिकल स्टेटस एंड आउटलुक सिस्टम, हाइड्रोसॉस बोल सकते हो शॉर्टकट में। ये डेटा है वाटर से रिलेटेड, ये जो है हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड है, और इसमें जो WMO है, WMO की एक असेंबली है जिसका नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हाइड्रोलॉजिकल असेंबली, WMO हाइड्रोलॉजिकल असेंबली। ये इसकी छानबीन करती है, देखती है हाइड्रोसॉस की, जो ये डेटा तैयार किया है। लक्ष्य क्या है इसका? लक्ष्य यही है, देखो वाटर के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इसमें, जो ये है ना हाइड्रोसॉस जो ये है, ये डेटा तैयार करता है पानी से रिलेटेड, और पूरे वर्ल्ड में जितना भी फ्रेश वाटर सिस्टम है, जहाँ पे भी पानी पाया जाता है, शुद्ध पानी जो पीने लायक है, यूज करने लायक है, उसके बारे में सारा डेटा तैयार करेगा। और ये सारा डेटा यूज कर सकते हैं डिफरेंट नेशन, कंट्री, देश में जो नेशनल मेट्रोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज हैं, वो इसका डेटा यूज करके फिर जो एंटिटीज़ हैं, एजेंसीज हैं जिनको वाटर की इंफॉर्मेशन चाहिए उनको देती हैं। जैसे गवर्नमेंट बॉडी है कोई, मान लो कहीं पे प्लांट एस्टेब्लिश करना चाहती है, वहाँ पे उनको वाटर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये प्रोवाइड करती है उनको। डिफरेंट नेशन में जो अपनी नेशन की नेशनल मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज हैं, वो गवर्नमेंट एंटिटीज़ हो या बेसिन मैनेजर्स हो, फंडिंग इंस्टीट्यूशन हो, उनको ये प्रोवाइड करती है वाटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और WMO देता है देश को, सारे जो देश हैं उनको, देशों को प्रोवाइड करता है। और देखो पहले भी ये डेवलप किया गया था हाइड्रोसॉस, फर्स्ट फेज में 2017 से 21 तक का डेटा तैयार किया गया था इसमें, और इसमें अफ्रीका और साउथ एशिया का डेटा तैयार किया गया था। अफ्रीका और साउथ एशिया में जो वाटर सिस्टम है कैसा है, फ्रेश वाटर सिस्टम कैसा है, उसके बारे में डेटा तैयार किया गया था। अफ्रीका और साउथ एशिया आप जानते हो, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट और ये साउथ एशिया इसको बोलते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स, ये 8 देश आते हैं साउथ एशिया में, इनको बोलते हैं साउथ एशिया। तो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसी ने ये हाइड्रोसॉस जो डॉक्यूमेंट तैयार किया वाटर से रिलेटेड। देखो एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है ये। यूनाइटेड नेशन आप जानते हो क्या है, 1945 में बना था ये, संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं हिंदी में, या संयुक्त राष्ट्र संस्था या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। पूरे वर्ल्ड वाइड पीस एस्टेब्लिश करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया था। ये वर्ल्ड वार 2 के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, ये सारे देश एक साथ आए और ये कहा कि हम आगे कोई थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद भी बनाई थी एक ऑर्गेनाइजेशन, लीग ऑफ नेशन के नाम से, 1919 में एक ट्रीटी ऑफ वर्सेली साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सेली, उसके द्वारा 1919 में एक लीग ऑफ नेशन बनाया था, लीग ऑफ नेशन। ये भी इसलिए बनाया था कि फिर आगे सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो। लेकिन आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, 1939 से 1945 तक चला, उसमें ये लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, क्योंकि इसका काम तो था पूरे वर्ल्ड वाइड पीस, शांति स्थापित करना, लेकिन ये नहीं कर पाया, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। फिर 45 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो फिर यूनाइटेड नेशन बनाया, यूनाइटेड नेशन। ये इसके बाद देखो कोई थर्ड वर्ल्ड वार अभी हुआ नहीं है वैसे, लेकिन अभी चांस हो रहे हैं, जैसे रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, अगर यूरोप इसमें इन्वॉल्वमेंट कर लेता है कंप्लीटली तो हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो यूएन सफल साबित रहा है।
तो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, 15 से ज़्यादा, लगभग 15 या 15 से ज़्यादा स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, और 6 ऑर्गन है, 6 अंग बोल सकते हो ऑर्गन, जैसे यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ऐसी 6 ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गन है, इसके अंग है, वो हमने कई बार डिस्कस किया, आपको पता भी होगा। अभी इसके बारे में पढ़ते हैं, WMO के बारे में। यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की जो स्पेशलाइज एजेंसी है जो WMO, ये पहले इसका नाम हुआ करता था इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, IMO, ये 1873 में बनाई थी, लेकिन इसको हटा दिया 1950 में, इसको हटा दिया और इसके जगह पे बना दिया WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, 1950 में। तो कहेंगे WMO 1950 में बना है। यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है और ये किसके लिए काम करती है? वेदर क्लाइमेट के लिए, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी के लिए, जियोफिजिकल साइंसेस के लिए काम करती है, यानी कि वेदर से रिलेटेड डेटा तैयार करती है, मौसम से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड, जलवायु से संबंधित डेटा तैयार करती है। हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड का एक शहर है जनेवा, स्विट्जरलैंड यूरोप में कंट्री है, वहाँ पे जनेवा शहर है, वहाँ पे हेडक्वार्टर है। करंटली 187 मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 3 के लिए भी। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अप्रूवल दे दिया है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को। इसका मेन टारगेट ये है, अभी देखो स्पेस सेक्टर में, स्पेस का मतलब आसमान की बात कर रहे हैं, और आसमान में पता है आपको रिसर्च वगैरह, सैटेलाइट भेजना, ये इसरो का काम है, हमारी इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में डिटेल में थोड़ा लास्ट में पढ़ेंगे, पहले स्पेस पॉलिसी के बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो मेन मकसद क्या है स्पेस पॉलिसी का? अगर कोई आपसे एक लाइन में पूछे कि इंडियन स्पेस पॉलिसी किस लिए की है, इसलिए किया था कि अभी तक जो इसरो का बोलबाला है, दबदबा है कि इसरो ही सारे सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करती है, यही रिसर्च करती रहती है, आगे प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी हो, सैटेलाइट लॉन्च करने में, इस सेक्टर में पार्टिसिपेशन करे वो, तो प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट सेक्टर है वो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़े। जैसे देखो और कंट्रीज़ में भी पार्टिसिपेशन है स्पेस सेक्टर में, जैसे अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में जो स्पेस एक्स कंपनी है, स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है एलोन मस्क की। एलोन मस्क को आप जानते होंगे, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक आता है वो एलोन मस्क। तो इस तरह से हमारी कंट्री में भी प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़े, हिस्सेदारी बढ़े स्पेस सेक्टर में, इसलिए लॉन्च किए। तो क्या क्या इसमें है देखते हैं। इंडिया देखो करंटली 2% पूरे ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन करता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्पेस में सैटेलाइट वगैरह भेजे जाते हैं या जितना खर्चा किया जाता है उसका 2% केवल इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। और USA की बात करें, अमेरिका की 50% शेयर है स्पेस इकोनॉमी में पूरे वर्ल्ड में, मतलब आधा, तो आधे से ज़्यादा, बल्कि ओवर 50% अमेरिका अकेला स्पेस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, योगदान करता है। इंडियन स्पेस जो इंडस्ट्री है वो लगभग $7 बिलियन की है, US डॉलर की बात कर रहे हैं हम, US डॉलर 7 बिलियन की है 2019 में। हमारा टारगेट ये है 2024 तक $50 बिलियन तक पहुंचाना है इस स्पेस इंडस्ट्री को, हमारे इंडिया की को। इंडिया को ज़रूरत है कि वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस लेके आए स्पेस सेक्टर में और उसको यूज करे। कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब कम कीमत में हम अच्छे अच्छे सैटेलाइट और भेजें। अभी भी देखो हम USA से तो बहुत कम कीमत में सैटेलाइट बना के भेज देते हैं, कम खर्चे में। इंडिया की बात कर रहे हैं हम, जो स्पेस इकोनॉमी है इंडिया में उसका साइज है बहुत ही छोटा है, लेकिन वो बहुत छोटा है, लेकिन वो भी गवर्नमेंट फंडेड है मोस्टली, सिर्फ गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है स्पेस सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है बहुत कम है। जैसे हम US की बात करें, अमेरिका, यूरोप, रशिया, इनमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है। इसमें स्पेस एंड इंडस्ट्रीज हैं इन तीनों देश, मतलब US में, यूरोप और रशिया में। जैसे बोइंग एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, स्पेस एक्स है, एयरबस है, ये वर्जन गैलेक्टिक है, ये कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं इन देशों में। जो इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 है इसकी पूरा डिटेल से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, इसमें प्राइवेट सेक्टर को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाएगा ताकि स्पेस सेक्टर में उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, हिस्सेदारी बढ़े इसरो के साथ साथ। और इसरो मेनली फोकस किस पे करे? मुख्यतः मेनली फोकस करे इसरो रिसर्च और डेवलपमेंट पे। जो एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी में रिसर्च डेवलपमेंट लेके आनी है वो इसरो करे, और बाकी का जो काम है, मान लो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया काम सैटेलाइट लॉन्च करने का, रॉकेट लॉन्च करने का, ये सब प्राइवेट सेक्टर देखे। जो प्राइवेट सेक्टर है वो एंड टू एंड स्पेस एक्टिविटियाँ उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है, जैसे सैटेलाइट को बनाना,
रिसर्च डेवलपमेंट करेगा इसरो, रिसर्च डेवलपमेंट करके टेक्नोलॉजी दे देगा प्राइवेट सेक्टर को, वो सैटेलाइट बनाएगा, रॉकेट बनाएगा, लॉन्च व्हीकल बनाएगा, या डेटा कलेक्शन करेगा, डिसेमिनेशन करेगा। डिसेमिनेशन का मतलब स्प्रेड करना, फैलाना। प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएगा, अपना योगदान देगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। मान लो कहीं पे ऐसा प्लेस बनाना है जहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाए, स्पेस स्टेशन बोलते हैं जिसे, स्पेस स्टेशन, तो ये काम देखेगा प्राइवेट सेक्टर। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी जो इंडिया का शेयर 2% है, हमारा टारगेट है 10% तक फ्यूचर में इंक्रीज करना, 10% तक इंडिया शेयर करे पूरे ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में, ये टारगेट रखा है इसमें। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस पॉलिसी में? देखो इसरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने ऊपर डिस्कस किया, मेनली रिसर्च डेवलपमेंट पे होगा, नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने पे होगा, और ये कोई भी ऑपरेशनल या प्रोडक्शन वर्क नहीं करेगी, ये सारे करेंगे प्राइवेट सेक्टर या NSIL। NSIL क्या है? देखो अभी एक बनाई थी, ये समझ लो एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एक गवर्नमेंट कंपनी समझ लो, स्पेस के लिए ये काम करती है, ये सारी स्ट्रेटजिक एक्टिविटी है, ये स्पेस से सेक्टर से रिलेटेड ये सारा ये काम करती है NSIL। ये क्या है उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे लास्ट में। एक है इन स्पेस। इन स्पेस क्या है? ये देखो जो इसरो है और नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज, नॉन गवर्नमेंटल यानी कि गैर सरकारी संस्था, कुछ भी हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, वो भी नॉन गवर्नमेंट है, तो प्राइवेट सेक्टर या इसरो के बीच में इंटरफेस कराने का काम इन स्पेस का है, ये समझ लो ऑर्गेनाइजेशन है इन स्पेस। जो ऑपरेशनल मिशंस हैं ये इसरो के मिशन के पार्ट होंगे और ये दे दिए जाएंगे NSIL को, जितने भी ऑपरेशनल मिशन हैं ये NSIL देखेगा। तो कंक्लूजन में यही कह सकते हो जो ये पॉलिसी है इसने एक स्ट्रेटजिक रोड मैप तैयार किया है कि स्पेस सेक्टर को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे ग्रोथ की जाए, और कैसे स्पेस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन लाई जाए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जाए, और कैसे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर को कोऑपरेशन बढ़ाया जाए। नेशनल सिक्योरिटी को भी इंश्योर करने के लिए इसे मतलब प्रोवाइड किया है कि नेशनल सिक्योरिटी भी साथ साथ में राष्ट्रीय जो सुरक्षा है हमारी स्पेस डोमेन में बनी रहे, सुनिश्चित रहे। अब जान लेते हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशन आई थी ना NSIL और इन स्पेस और इसरो, इनके बारे में। इसरो के बारे में वैसे ऑलरेडी आप जानते होंगे, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में बनाई गई थी, आपको ईयर याद होना चाहिए। विक्रम साराभाई साइंटिस्ट थे, इन्होंने बनाई थी ये। स्पेस कमीशन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में इसका, इसरो का। डायरेक्टली देखो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करती है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है, और डिपार्टमेंट स्पेस के अंदर इसरो काम करती है। जो इन स्पेस है, इन स्पेस एक सिंगल पॉइंट इंटरफेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसरो या कोई और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करना चाहती है स्पेस रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में, तो इन दोनों का इंटरेक्शन कराता है इन स्पेस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लो। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, ये 2019 के बजट में अनाउंस किया था इसके बारे में। ये एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है NSIL। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ही काम करती है, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया। इसका टारगेट ये है कि ये जो रिसर्च और डेवलपमेंट करती है ना इसरो, उसका यूज करे कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियन इंडस्ट्री है उनमें प्राइवेट सेक्टर है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाए स्पेस सेक्टर में। ये इसका काम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी का। तो ये थे टॉपिक। कुछ और टॉपिक थे इकोनॉमी से रिलेटेड जो न्यूज में थे, लास्ट ईयर 2022 में न्यूज में थे, और इस साल भी काफ़ी न्यूज में रहे थे, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। 6-7 टॉपिक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो एक था नीपम, एक इससे अलग निपुण अलग है, उसके इससे कंफ्यूज नहीं होना। निपुण क्या है? इसमें देखो जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो वर्कर हैं, जैसे बिल्डिंग बनाने में जो कर्मचारी काम करते हैं उनको स्किल प्रोवाइड करते हैं निपुण में। निपुण एक स्कीम है, और ये है निपम जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। निपम क्या है? इसका मतलब है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। जैसा इसके नाम में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में अवेयरनेस, जागरूकता फैलानी है। कौन इम्प्लीमेंट करता है इसे, लागू कौन करता है इस निपम स्कीम को, योजना को, मिशन को? इसको लागू करता है एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। याद हो गया, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। देखो पेटेंट या डिजाइन ट्रेडमार्क के लिए जो भी परमिशन देता है ये ऑफिस देता है,
और ये ऑफिस किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये आपको मिनिस्ट्रीज याद होनी चाहिए। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय बोलते हैं हिंदी में, वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय, इसके अंदर ये ऑफिस काम करता है। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स। तो इसके लिए ये नीपम है, जो नीपम के द्वारा ये ऑफिस अवेयरनेस फैलाता है, और जागरूकता फैलाने के बाद इसका टारगेट ये है कि कम से कम 1 मिलियन स्टूडेंट्स को 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी कि 10 लाख स्टूडेंट्स को बेसिक ट्रेनिंग दी जाए, ताकि हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट हासिल कर सकें स्टूडेंट। क्लास 8 से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाता है, उन्हें बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो रिसर्च डेवलपमेंट करें, इनोवेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये इसका टारगेट है, तो ये याद रखना है आपको। और देखो पेटेंट क्या होता है आप सब जानते हो, कोई नया प्रोडक्ट बना दे, कोई ऐसा आविष्कार कर दे जो पहले एस्टेब्लिश ना हो, तो फिर उसे उस प्रोडक्ट के लिए पेटेंट दे दिया जाता है। मान लो आप अगर एड्स की कोई दवाई बना दो, ऐसी टैबलेट कि 4 टैबलेट ली और एड्स ठीक हो गया, या कोई ऐसी आप व्हीकल बना दो गाड़ी कि उसमें पेट्रोल डीजल कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ना इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ हवा से चलेगी वो, या पानी से चलेगी, ऐसा कुछ बना दो, तो आपको पेटेंट मिल जाएगा 20 साल तक के लिए। फिर उस व्हीकल को कोई दूसरा नहीं बना सकेगा, आप ही बनाओगे उसको, चाहे किसी कंपनी से बनवाओ परमिशन दे के, चाहे आप खुद बनाओ उसे, और कितने दामों में बेचोगे आप ही डिसाइड करोगे। ये हो गया पेटेंट। हमारे इंडिया में इसके लिए पेटेंट एक्ट बनाया हुआ है, पेटेंट एक्ट है 1970 का, जिसके जरिए पेटेंट, डिजाइंस और ट्रेडमार्क ये सब दिए जाते हैं इस ऑफिसर के द्वारा, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। तो आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट एक टॉपिक है नेशनल ईयर ऑफ मिलेट। हमारे देखो मिलेट के लिए, मिलेट आप जानते हो क्या है? मोटा अनाज, जैसे रागी, बाजरा, ज्वार, ये सब आते हैं किसमें? मिलेट में, मोटा अनाज बोल सकते हो आप। इसके लिए नेशनल ईयर डिक्लेयर किया था हमारे इंडिया में 2018, और इंटरनेशनल ईयर कब डिक्लेयर किया है? 2023 को। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कब डिक्लेयर किया? 2023 में, जो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है। और हमारे इंडिया ने राष्ट्रीय लेवल पे नेशनल ईयर मतलब राष्ट्रीय वर्ष मिलेट के लिए 2018 में था हमारे इंडिया में, और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया है। ये आपको पता होना चाहिए, हो सकता है स्टेटमेंट में पूछ ले जाए। इस साल मिलेट से क्वेश्चन आना है ही, प्रीलिम्स में, मेंस में, दोनों में। प्रीलिम्स में नहीं आएगा तो मेंस में गारंटेड आएगा, प्रीलिम्स में भी आने के 99% चांस हैं। और मिलेट के बारे में पूरा डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है, अलग से लेक्चर भी बना हुआ है, इकोनॉमी की प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल जूट बोर्ड। नेशनल जूट बोर्ड, नेशनल जूट बोर्ड ये न्यूज में था। जूट आप जानते हो क्या है? जूट एक क्रॉप है, फसल है, जो उगाई जाती है मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन प्लेसेस में। तो ये नेशनल जूट बोर्ड है जूट को प्रमोट करने के लिए। जूट से आपको पता है बोरा वगैरह बनते हैं, जिनमें चीनी वगैरह आती है, गेहूं भरा जाता है, बोरा या बैग बनते हैं। तो ये नेशनल जूट बोर्ड उस जूट को प्रमोट करने के लिए काम करता है। तो ये नेशनल जूट बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब सांविधिक संस्था, सांविधिक बोलते हैं हिंदी में, स्टैट्यूटरी बॉडी या सांविधिक संस्था। तो ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है कब बनाई गई थी? ये देखो नेशनल जूट बोर्ड एक्ट पास किया था एक 2008 में। 2008 में ये एक्ट पास करके बनाई गई थी स्टैट्यूटरी बॉडी। किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है नेशनल जूट बोर्ड? ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर काम करता है। कपड़ा जो मंत्रालय, टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर काम करता है। और इसका चेयरमैन कौन होता है नेशनल जूट बोर्ड का? जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में सेक्रेटरी होता है ना, सेक्रेटरी इंचार्ज, वो सेक्रेटरी IAS ही होता है लगभग। IAS आप बनोगे जब सेक्रेटरी किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर बन जाओगे, तो सेक्रेटरी इसका चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन बोलो, चेयरमैन नहीं, चेयरपर्सन। और इसका हेडक्वार्टर ये जरूर याद रखना है, हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता में, कोलकाता में। और जूट का देखो पूरे वर्ल्ड में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है जूट का? इंडिया करता है। और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है पूरे वर्ल्ड में? निर्यात कौन करता है? बेचता कौन है? वो करता है बांग्लादेश। लगभग 75% एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में बांग्लादेश करता है। हम जितना उगाते तो हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन यूज भी कर लेते हैं हम सबसे ज़्यादा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक न्यूज में था टबैको बोर्ड। टबैको बोर्ड भी ऐसा काम करता है जैसे जूट बोर्ड जूट को प्रमोट करने के लिए काम करता था, टबैको बोर्ड टबैको को प्रमोट करने के लिए काम करता है। टबैको बोर्ड भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था।
फर्स्ट जनवरी है, 1 जनवरी 1979 में, 1976, क्या हो रहा है, 1 जनवरी 1976 में इसको बनाया गया था। टबैको बोर्ड को एक एक्ट पास किया था, टबैको बोर्ड एक्ट 1975 में। 1975 में ये एक्ट पास किया था। इस एक्ट के जरिए 1976 में ये टोबैको बोर्ड बनाया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर देखो, आंध्र प्रदेश में एक शहर है गुंटूर, गुंटूर में इसका हेडक्वार्टर है। ये याद रखना है हेडक्वार्टर भाई साहब आपको। और किसके अंडर काम करता है? टबैको बोर्ड देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंदर। और जूट बोर्ड आपने पढ़ा था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करता है। इंडिया देखो टबैको में पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, चाइना के बाद। सबसे ज़्यादा तंबाकू कौन उगाता है? चाइना। उसके बाद सेकंड नंबर पे उत्पादन कौन करता है? इंडिया। और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और सेकंड नंबर पे एक्सपोर्टर भी है। ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट टबैको का ब्राज़ील करता है, उसके बाद इंडिया करता है एक्सपोर्ट। ये आपको याद रखना है। उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा चाइना, उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिया। यही था इसके बारे में। एक है रिवार्ड प्रोजेक्ट। रिवार्ड प्रोजेक्ट, ये क्या है रिवार्ड प्रोजेक्ट? देखो रिवार्ड प्रोजेक्ट का एक फुल फॉर्म है। रिवार्ड का मतलब है रेजुविनेटिंग, RE से रेजुविनेटिंग वाटर शेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। ये एक इनिशिएटिव है किसका? देखो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, भूमि संसाधन। इस लैंड रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है ये रिवार्ड प्रोजेक्ट। कब लॉन्च किया था? फरवरी 2022 में लॉन्च किया था ये। और इसको सहायता वर्ल्ड बैंक भी देता है। रिवार्ड प्रोजेक्ट को सहायता वर्ल्ड बैंक भी देता है, इसमें फंडिंग वगैरह करता है। क्या काम करता है? जैसे इसके नाम में है एग्रीकल्चर के लिए, ताकि एग्रीकल्चर के लिए रिसर्च लाई जा सके, ताकि एग्रीकल्चर में जो वाटर जो यूज होता है वो कम से कम हो। इस तरह की इनोवेटिव इसमें रिसर्च की जाती हैं इस प्रोजेक्ट के जरिए। तो ये याद रखना है। यही कुछ टॉपिक थे। और भी देखो इकोनॉमी अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। हम देखो इन्वायरमेंट पूरे 1.5 साल का इन्वायरमेंट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरह से जो लेक्चर हैं इन्हीं करंट अफेयर के लेक्चर के साथ पूरे 1.5 साल का साइंस एंड टेक पूरी कंप्लीट कर चुके हैं पिछले 1.5 साल की। अब इकोनॉमी भी पूरी होने वाली है, कल के लेक्चर में शायद पूरी हो जाएगी। थोड़ी बहुत इकोनॉमी बची है बस, और बाकी की सारी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जो भी और इम्पोर्टेंट टॉपिक थे पॉलिटी और हिस्ट्री के, वो भी हम कंप्लीट करेंगे आने वाले टाइम में। तो यही थे आज के टॉपिक।